Hello students, this is online session of class 10th chapter 1 electricity is going on. In the last lecture we have discussed about electric power. Today we will discuss electrical energy. This is the last topic of chapter 1 electricity. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, पहले उसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी. So first of all we will discuss homework question. Homework question was that there are two bulbs of 60 watt and 100 watt connected in 220 volt supply. So find the bulb which glows brighter. आपको वो वाला बल्ब फाइंड करना था जो ज़्यादा ग्लो करेगा. ठीक है, चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं. जिन स्टूडेंट से नहीं हुआ वो बोर्ड पर देखेंगे, बाकी स्टूडेंट्स अपना आंसर मैच कर लेंगे कि उनका आंसर सही है या गलत है. ठीक है, तो दो बल्ब हमें दिए हुए थे, मैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ. दो बल्ब्स गिवन है हमें, इन दोनों बल्ब्स को कनेक्ट किया गया है किससे? 220 वोल्ट सप्लाई से. 220 वोल्ट सप्लाई से दोनों बल्ब को कनेक्ट किया गया है. एक बल्ब की रेटिंग है 60 वॉट और दूसरे बल्ब की रेटिंग है 100 वॉट. दूसरे बल्ब की रेटिंग है हमारे पास 100 वॉट. आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा. ज़्यादा ग्लो करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ज़्यादा ग्लो करने का मतलब होता है कौन सा बल्ब ज़्यादा हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा. जो ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वही ज़्यादा ग्लो करेगा, जो कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो कम ग्लो करेगा. ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको पता होगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT. हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. जिसका रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा. जो जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही ज़्यादा ग्लो करेगा. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था. हीट एनर्जी ये है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. क्या है ये? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. जिसका रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, जो जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज़्यादा ग्लो करेगा. सिंपल सा लॉजिक है. तो यहाँ पर अगर मुझे इसका R पता चल जाए और इसका R पता चल जाए, से R1 और R2, अगर मुझे R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पर पता चल जाती हैं किसी फॉर्मूले से, तो मैं कह सकता हूँ कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करने वाला है. ठीक है, अब देखिए पावर के मैंने आपको कई फॉर्मूले डिस्कस किए थे, जिसमें से एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूँगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, V यहाँ पर कॉमन है दोनों बल्ब के लिए. ठीक, V क्या है यहाँ पर? V वो वाली है जो अप्लाइड वोल्टेज है. V है अप्लाइड वोल्टेज, और अप्लाइड वोल्टेज दोनों के लिए क्या है? कॉमन है. तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं. ठीक है, बाकी जो दोनों फॉर्मूले हैं उसमें I पूछा गया है, P इक्वल टू वी आई और P इक्वल टू आई स्क्वायर आर. इसीलिए हम उन फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ I. So we have to apply this formula P equal to V square by R. Now we have to find the value of R1 and the value of R2. First of all we find value of R1. Now P, what is the value of P in this case? 60 equal to 220 into 220 divided by R1. So finally we get here R1 equal to 220 into 220 divided by 60. Now what is the value of R1? कैलकुलेट करिए सभी इसको. कुछ स्टूडेंट ने कैलकुलेट भी कर ली होगी. ये R1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? R1 की वैल्यू आएगी आपकी कैलकुलेट करके ऑलमोस्ट 807 ओम. 807 ओम. ऑल राइट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट R2. वी हैव टू कैलकुलेट R2. R2 इक्वल टू अगेन we can find P V square by P. So what is the value of V square? 220 into 220 divided by par 100. दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए. फाइनली वी गेट R2 इक्वल टू 484 ओम. R2 इक्वल टू 484 ओम.
अब यहां से आप बड़े आराम से बता सकते हो, बहुत इजीली इसको डिस्कस कर सकते हो। यहां पर R1 कितना है 807, ये किसका रेसिस्टेंस है, ये है 60 वाले का, 60 वॉट बल्ब का, और ये किसका है, ये है 100 वॉट बल्ब का। 100 वॉट बल्ब का रेसिस्टेंस कितना है 484, और 60 वॉट का रेसिस्टेंस कितना है 807। तो आपको पता चल रहा है यहां से इस बल्ब का रेसिस्टेंस ज्यादा है। किस बल्ब का रेसिस्टेंस ज्यादा है, इस बल्ब का रेसिस्टेंस ज्यादा है। और मैं यहां से कह सकता हूं जिसमें ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं 60 वॉट बल्ब विल ग्लो मोर। ठीक है, 60 वॉट बल्ब विल ग्लो मोर। 60 वॉट का जो बल्ब होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, किसके कंपैरिजन में, 100 वॉट के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस कम आया है और इसका रेसिस्टेंस ज्यादा आया है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यहां से ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि 60 वॉट का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। क्लियर, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे इसको। बहुत सारे स्टूडेंट ने कर भी लिया होगा ये। ठीक है, आज ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक इसमें बचा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इरेज कर दें इसको। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सभी क्वेश्चन जो भी आपका ऑनलाइन क्लासेज में हुआ है ये सब आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि दोबारा रिपीट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी आप जानते ही हैं, एनर्जी का मतलब सिंपल किससे होता है, एनर्जी का मतलब सिंपल उस चीज से है, जैसे हम कहें कि किसी स्टूडेंट में एनर्जी नहीं है। ठीक, तो हम क्या बात कर रहे हैं उससे, उस समय हम ये बात कर रहे हैं कि उसकी जो कैपेसिटी है किसी काम को करने की, या जो एबिलिटी है किसी काम को करने की, वो बहुत ही कम है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई स्टूडेंट तो ग्राउंड के 2 राउंड लगा सकता है, कोई स्टूडेंट ग्राउंड का 1 राउंड भी नहीं लगा सकता। ठीक है, तो यहां पर हम एक्चुअल में एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी को जनरली हम ये देखते हैं कि किसी बॉडी के अंदर जो काम करने की जो कैपेसिटी है, जो काम करने की एबिलिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एनर्जी के। जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही ज्यादा वर्क करने के लिए कैपेबल होगा। ठीक है, लेकिन हम यहां पर मैकेनिकल वर्क की बात ना करके हम यहां पर क्या बात करेंगे, हम यहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो इसको सिंपली हम बोल सकते हैं द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर किसी सर्किट में या किसी सेल के थ्रू काम करने की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एबिलिटी, नोट कर लीजिए, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क बाय द सेल और एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस any electrical device is known as its energy, एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, और जितनी भी एनर्जी हैं उन सब की जो एसआई यूनिट होती है वो एसआई यूनिट क्या होगी, यहां पर एसआई यूनिट होगी जूल। क्या होगी एसआई यूनिट, जूल। एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। ठीक है,
तो द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क बाय द सेल और एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज नोन एज इट्स एनर्जी, एसआई यूनिट जूल। ठीक है, हम इसको और एक तरीके से बोल सकते हैं मैथमेटिकली, द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ ए डिवाइस यूज्ड फॉर टी टाइम्स, द इलेक्ट्रिकल पावर, the electrical power of a device used for t times, used for t times gives the measure of electrical energy, gives the measure of इलेक्ट्रिकल एनर्जी, गिव्स द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर किसी की जो पावर है और उस पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टी टाइम से, टी टाइम का मतलब जितने टाइम हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो हमें पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी का कंजम्पशन उस डिवाइस के द्वारा हुआ। ठीक है, कितना एनर्जी का कंजम्पशन उस डिवाइस के द्वारा हुआ। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, P इक्वल टू, या एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था P इक्वल टू E बाई टी, यहीं से एनर्जी की डेफिनेशन या एनर्जी का फॉर्मूला हम बना सकते हैं। E इक्वल टू P इंटू टी, E इक्वल टू P इंटू टी। एनर्जी की एक और यूनिट हो सकती है क्या, पावर की यूनिट, पावर की यूनिट हो सकती है वॉट, और टाइम की यूनिट हो सकती है सेकेंड। तो वॉट सेकंड को भी हम क्या बोलते हैं, वॉट सेकंड को हम बोलते हैं जूल। क्या बोला जाता है, वॉट सेकंड को जूल बोला जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, E इक्वल टू P इंटू टी। अब देखिए, जिस तरीके से आपने पावर के बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उसी तरीके से हम एनर्जी के भी बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से P इक्वल टू आपने पढ़ा था VI, P इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, VI पढ़ा था। P की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, E इक्वल टू मिल जाएगा VIT। क्या मिल जाएगा आपको, E इक्वल टू VIT। ठीक है, अब अगेंस्ट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था V इक्वल टू IR। ये वाली वैल्यू पुट करिए यहां पर, E बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, E बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। E बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला आपका कुछ देखा देखा लग रहा होगा, इस फॉर्मूले को ही हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब यहां पर हम I की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं V बाई R, तो E बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर T बाई R, V स्क्वायर T बाई R। ये भी एक फॉर्मूला यहां से बन सकता है, V स्क्वायर T बाई R। तो ये फॉर्मूले एनर्जी के हमारे पास आ गए। ठीक, क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। डन, इरेज कर दें, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, सिंपल। चलिए, नेक्स्ट, प्रैक्टिकल यूनिट और कमर्शियल यूनिट, प्रैक्टिकल और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, प्रैक्टिकल और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप की यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप जिस यूनिट्स में देते हैं वो उसकी प्रैक्टिकल यूनिट और कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, तो एक्चुअल में
किस में देते हो आप? जैसे आप बोलते हो कि किसी के घर में 300 यूनिट्स का कंजम्पशन है, किसी के घर में 250 यूनिट्स का कंजम्पशन है, तो यूनिट यहां पर क्या है? यूनिट इज द कमर्शियल यूनिट, ये कमर्शियल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्चुअल में 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 यूनिट जो बराबर होता है, जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं यूनिट्स में, ठीक है। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। यानी कि अगर आपके पास कोई 1 किलोवाट की डिवाइस है, सपोज मान लीजिए आपके पास 1 किलोवाट का इन्वर्टर है, ठीक है, और उस 1 किलोवाट के इन्वर्टर को आपने चार्ज किया 1 घंटे तक, ठीक है, तो आपकी 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, यानी कि आपने 1 यूनिट आपने खर्च कर दिया वहां पर, ठीक। तो ये जो 1 यूनिट है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर के बराबर क्या होता है? इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको जानते हैं हम 1 BOT। BOT का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स, ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये सभी किसके बराबर होते हैं? 1 यूनिट के बराबर होते हैं। 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 BOT। BOT मींस बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछता है इसमें जनरली MCQ में कि फाइंड रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल्स। इन दोनों में रिलेशन आपसे पूछ लेता है, किलोवाट आवर और जूल्स में रिलेशन बताइए। अभी आप कह रहे हो कि ये 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट जूल भी है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, ठीक है। वही रिलेशन हम फाइंड करेंगे। देखिए क्या होगा वो रिलेशन। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है, अभी मैंने बताया था जूल किसको बोलते हैं हम? जूल बोलते हैं हम वॉट सेकंड को। किसको बोलते हैं हम? जूल वॉट सेकंड को बोलते हैं, ठीक है, वॉट सेकंड। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉट और सेकंड में। अभी ये क्या है? किलोवाट में। तो 1 किलोवाट बराबर किसके होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वॉट। 1 किलोवाट किसके बराबर होगा? 1000 वॉट। तो मैं यहां पर 1000 वॉट लिख सकता हूं, ठीक है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। तो मल्टीप्लाई इसकी हम करेंगे 3600 सेकंड से, ठीक है। बन गया ये वॉट इंटू सेकंड बन गया। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ वॉट सेकेंड, ठीक है। तो फाइनली ये कितना बनेगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। वॉट सेकंड को हमने क्या बोल दिया? वॉट सेकंड को हमने बोल दिया जूल। तो 1 यूनिट या 1 BOT या 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गया? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया ये? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के बराबर ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। यानी कि अगर आपने 1 यूनिट खर्च कर दी तो इसका मतलब आपने 1 किलोवाट एनर्जी खर्च कर दी। 1 किलोवाट एनर्जी खर्च कर दी तो आपने 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी का कंजम्पशन कर लिया, ठीक है। ठीक, इतनी बड़ी एनर्जी का आपने कंजम्पशन कर लिया। यानी कि ये जो यूनिट है ये बहुत बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की और एनर्जी की, ठीक है। देख रहे हैं आप, इसमें लगभग कितना बैठेगा? ये 36 लाख जूल बैठेगा, ठीक। 1 यूनिट में 36 लाख जूल आपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। इसीलिए बिजली का बिल ज़्यादा आता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी। जब एनर्जी कंज्यूम करते हैं तब उस समय नहीं सोचते, जब बिल आता है तो सोचते हैं कि बिल बहुत आया, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी। ये पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। सारे टॉपिक इसमें मैंने आपसे कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड, और न्यूमेरिकल से पहले थोड़ा सा देखेंगे रीजन असर्शन। आप जानते हैं आजकल रीजन असर्शन भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। 9th क्लास में भी पूछे गए थे, आप देख कर आए हो। 9th क्लास का एग्जाम आपने दिया था, उसमें रीजन असर्शन जरूर पूछे जाते हैं। तो कुछ रीजन असर्शन देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किस टाइप से आ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और रीजन असर्शन में जरा
एक दो रीजन असर्शन करेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क होगा। नोट डाउन, इरेज कर दें इसको। रीजन असर्शन, रीजन असर्शन में वही 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहां पर, ऑप्शन ए में क्या है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या रहता है, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यहां पर नॉट वर्ड है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। डी ऑप्शन क्या होगा, आर इज फॉल्स एंड ए इज ट्रू। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं। assertion is true but reason is false, reason is true but assertion is false। ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं, assertion is true, assertion is true and reason is false, assertion is true and reason is false, reason is false, असर्शन इज ट्रू। ठीक है, इस तरीके से नोट कर लीजिए, 4 ऑप्शन है ये। चलिए पहला नोट करेंगे, असर्शन व्हेन अ नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। असर्शन नोट कर लीजिए, फर्स्ट व्हेन अ नंबर ऑफ रेसिस्टर्स are connected in parallel, when a number of resistors are connected in parallel, then equivalent resistance less than equivalent resistance will be less than the smallest resistance। सेकंड, इसी का रीजन पार्ट है। ठीक है, रीजन पार्ट क्या है, आप जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हो, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ऐड करोगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर, वीडियो पॉज करिए और एक बार इसको टाइम ले लीजिए 1 मिनट का। व्हेन अ नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रेसिस्टर्स को, तो जो उनका इक्विवेलेंट आएगा वो इक्विवेलेंट उस वैल्यू से छोटा होगा या लेस देन होगा, किससे, जो आपके कॉम्बिनेशन में जो आपके पास रेसिस्टर थे उनके पास जो सबसे छोटी वैल्यू थी उनसे भी वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, रीजन है इसका, पैरेलल में हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। क्लियर, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चारों ऑप्शन को देखिए एक बार, और इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो रीजन है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर, चलिए और देख लेते हैं एक रीजन असर्शन। इस तरीके से आप रीजन असर्शन के आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक होमवर्क के लिए नोट करिए, होमवर्क, अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। असर्शन है इसका, अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel
ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, फ्यूज वायर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विद द मेन लाइन। रीजन, इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यूज इन द सर्किट फ्यूज विल मेल्ट। रीजन है इसका, इफ करंट exceeds its limit then fuse wire will melt, fuse wire will melt। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद क्लियर। रीजन असर्शन के क्वेश्चन इस तरीके से हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स आपको काफ़ी करा ही दिए हैं। ठीक है, इसको नोट करिएगा और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।